वन मैन आर्मी की तरह वो अकेले ही बहुत सारे पायरेट्स को मार सकते हैं। उन्होंने फैटीजू को आवाज लगाया। ये लोग साथ में मिलकर पहले भी फाइट कर चुके हैं। फैटीजू चुनली भी समझ चुका था उन्हें क्या करना है। उसने अपनी एबिलिटी की मदद से वहाँ पे तूफान क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सामने वाले दुश्मनों को काफी दिक्कतें हो रही थी। एक तरफ से अंकल काफी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लुकरेन के होते हुए उन्हें नॉर्मल बुलेट्स की भी चिंता नहीं थी। पायरेट्स को बर्फीले तूफान की वजह से कुछ नजर नहीं आ रही थी और अंकल की फायरिंग की वजह से वे लोग बच भी नहीं पा रहे थे। हेवी रिकॉइल की वजह से अंकल के आसपास के जमीन भी टूट रही थी, लेकिन उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी। हेवी वेपन्स के रिकॉइल उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। फायरिंग करते हुए काफी उत्साह के साथ कह रहे थे, मरो तुम सभी। उनके फायरिंग की वजह से बहुत सारे पायरेट्स मारे गए। पिछले बार जॉन्ग के अटैक की वजह से कैन्यूट का कुछ पता नहीं चला था, लेकिन कैन्यूट किसी तरह से उस अटैक से सरवाइव कर चुका था। अटैक के लगते ही वह कहीं दूर उड़ गया था, इसीलिए अब वह बैटलफील्ड में फिर से नजर आने लगा है। जियो और जिंगटियान भी कैन्यूट का चैप्टर क्लोज करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। जॉन्ग सोच रहे थे जैसा कि गोंगयाजिन और कैन्यूट को स्नाइपर राइफल के साथ मारना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पास से 2 पिस्टल निकाल लिए जिसमें ओरिजिन बुलेट्स लगते हैं। बेहतर तो ये होगा कि वे लोग अभी डिस्ट्रैक्ट हैं, यही वह मौका है अपने पिस्टल के साथ उन लोगों का चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। जॉन्ग को ऐसा लग रहा था कि फीनिक्स युआन रेन और जिंगूजी को मारना अभी थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों न कम से कम उनके लोगों को ही निपटा दिया जाए। इसलिए उनका अगला टारगेट गोंगयाजिन को बनाना चाहते थे। जैसे ही पिस्टल को उस तरफ करते हैं और शूट करने ही वाले थे, तुरंत उसी वक्त फीनिक्स युआन रेन ने कहा, अनुमान लगाओ कौन तेज है। तुम मेरे लोगों पे निशाना लगाओगे या मैं तुम्हारे उन 2 महिलाओं को जाकर मार दूं जो अक्सर तुम्हारे साथ रहा करती हैं। इनडायरेक्टली जॉन्ग को ये धमकी दे रहे थे, अगर तुम मेरे लोगों को मारोगे तो मैं भी तुम्हारे लोगों को मारूंगा। जॉन्ग को ये समझ में आ गया कि मैं अभी अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता। इसे अगर ये पता चल गया कि ये लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं और भी फंसता चला जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा, तो ठीक है, आप इन्हें मारना चाहते हैं, ये तो बस कुछ लोग ही हैं। और मुस्कुराते हुए कह रहे थे, क्या तुम उस व्यक्ति को डिफेंस नहीं कर रहे हो? तो फिर क्या तुम दूसरी तरफ जाओगे और क्या मैं उसे नहीं मार दूंगा? मायोमी की तरफ देखते हुए कह रहे थे, क्या हम एक दूसरे के लोगों को बारी बारी करके मार दें? फीनिक्स युआन रेन के चेहरे पे मुस्कान कम हो गई, क्योंकि मायोमी उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं है, उसके बिना उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वह कह रहे थे, वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए जिंगूजी पहले से है, क्या तुम जिंगूजी से आगे निकल सकते हो? जॉन्ग कह रहे थे, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। हालांकि फीनिक्स युआन रेन भी इस बात को जानते थे, मायोमी को बचाने के लिए अगर जिंगूजी कोशिश करता रहा, थोड़ी देर में जिंगूजी भी मारा जाएगा और मायोमी भी मारी जाएगी। इसीलिए वो भी दूसरी तरफ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे। हालांकि जॉन्ग कार्रवाई करने के लिए एक सही वक्त का तलाश कर रहे थे और जिंगूजी के सामने उसने अपनी आंखों में पावर को कंडेंस करना शुरू किया, जैसे कि वो ये बताना चाहते हैं, मैं एक ही अटैक में तुम्हारे साथियों को खत्म कर सकता हूँ। दूसरी तरफ टीचर लियान और तलवारबाज तसुकामोटो नोबुनागा के बीच फाइट अब और भी ज्यादा इंटेंस मोड ले चुकी है। दोनों टॉप फाइटर तलवारबाज हैं। हालांकि तसुकामोटो नोबुनागा भी सीरियस थे, उन्हें पहली बार ऐसा ओपोनेंट मिला है। दोनों एक दूसरे के करीब काफी तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने अपने तलवार के स्लैश लगा दिए थे, जहाँ पे सिर्फ उनकी तलवार की रोशनी दिखाई दे रही थी। उनकी स्पीड काफी ज्यादा थी। दोनों अपना अपना स्लैश अटैक लगाकर आगे निकल चुके थे। स्वॉर्डमैनशिप में अक्सर हार या जीत का फैसला चंद सेकंड में हो जाता है। टीचर लियान को एक मौका मिल गया था, उसके हाथों पे अटैक करके आगे निकल गई थी। जिस हाथ से तलवारबाज तसुकामोटो ने तलवार पकड़ी हुई थी, उस हाथ को टीचर लियान ने काट दिया। उसकी तलवार नीचे गिर गई। वह अपने दूसरे हाथ से उस तलवार को उठाने लगे। उसकी एक हाथ कट चुकी थी, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हुए कह रहे थे, वह कंट्री के पहले मैं जिस मार्शल आर्ट मास्टर से मिला हूँ, वे सभी सिर्फ धोखेबाज थे, दुनिया को धोखा दिया था, और आज मैं भाग्यशाली हूँ जो कि आप जैसे मास्टर से हमारा मुलाकात हुआ है। टीचर लियान उसकी बातों को सुनने के बाद कह रहे थे, नहीं, बल्कि तुम्हारा मिसफॉर्च्यून है जो कि तुम्हारा मुलाकात हमसे हो गया है। इन दोनों की स्थिति ऐसी है, एक मार्शल आर्ट का दीवाना है, एक मार्शल आर्ट का जीनियस है। डेंग फैमिली की साइंटिफिक ट्रेनिंग के बाद टीचर लियान की पावर अब वाइस कैप्टन जितनी हो चुकी है। उनके पास दूसरी एबिलिटी नहीं है, बस उन्होंने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और 5 इंद्रियों को बढ़ाया है, जिसकी वजह से वह दुश्मन के अटैक को काफी अच्छे से सेंस कर सकती है। तसुकामोटो
कैनियो जो कि हाथ कटने के बाद भी फाइट के लिए तैयार था, वह अपने दूसरे हाथ से टीचर लियान की ओर अटैक करने के लिए बढ़ गया। दोनों की स्पीड काफी ज्यादा थी, दोनों के तलवार काफी स्पीड से टकरा रहे थे। इस फाइट में ये लोग जानते थे कि एक ही विजेता होगा और दूसरा मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगाकर फाइट करते रहे। उनकी फाइट कंटिन्यूअस चली रही थी। दूसरी तरफ वुडी और ये एक टीम को लीड कर रहे थे। 10 लोग पायरेट्स का चैप्टर क्लोज कर रहे थे। उनका सामना कैन्यूट के साथ हो रहा था। कैन्यूट जो कि काफी स्पीड से बर्फ में इधर उधर घूम रहा था। कैन्यूट का प्लान था कि काफी स्पीड के साथ इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर को मारना है, एक एक करके उनका चैप्टर क्लोज करते जाना है। शिकिंग भी हुआ को अलर्ट रहने के लिए कहती है। शिकिंग कह रही थी उसे ध्यान से देखे, क्योंकि वह भी उसे लॉक करना चाहती है ताकि उसे अपने तीरों से अपना गुलाम बनाया जा सके। शिकिंग के ठीक पीछे एक एंजल चली आती है जो कि बो एंड एरो पकड़ी हुई थी। उसका निशाना इस वक्त कैन्यूट था। कैन्यूट जो कि काफी स्पीड के साथ इधर उधर घूम रहा था। कैन्यूट की स्पीड बर्फ में और भी ज्यादा तेज हो जाती है। शिकिंग ने अपने एंजल के जरिए उसे लॉक कर दिया। शिकिंग ने भी शूटिंग की काफी अच्छी प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से उसकी शूटिंग स्किल अब और भी बेहतर हो चुकी थी। उसने अपने एंजल को शूट करने का ऑर्डर दिया। अगले ही पल कैन्यूट ने लू येंगाओ को अपना टारगेट बना लिया। शिकिंग की तीर भी कैन्यूट की ओर आ रही थी। लू येंगाओ की स्पीड काफी कम थी, हालांकि उसने एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा रखा था। कैन्यूट की स्पीड ज्यादा थी, इसीलिए कैन्यूट ने उसे अपने मुंह में ले लिया। लू येंगाओ कैन्यूट के पेट के अंदर चला गया और शिकिंग की तीर भी आकर उसे लग चुकी थी। तीर सिर्फ उसके मोटे कवच पे ही लगी थी। मोटे कवच की वजह से ज्यादा अंदर तक नहीं धंस पाया। कैन्यूट उस तीर को बाहर खींचते हुए कह रहा था, तुम मेरे डिफेंस को तोड़ना चाहती हो। जब तक तुम्हारे पास में वॉइस कैप्टन जितनी पावर ना हो, तुम मेरे डिफेंस को तोड़ नहीं सकती हो। हालांकि जॉन्ग के अटैक की वजह से कैन्यूट की पावर कम हो चुकी थी, उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। ऐसा नहीं होता तो अभी तक तो बहुत सारे लोगों को ये मार चुका होता। कैन्यूट ने लू येंगाओ को तो निगल लिया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी है। वह उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए कैन्यूट ने लू येंगाओ को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। कैन्यूट ने उसे निगल कर काफी बड़ी गलती कर दी थी। उसे एहसास हो गया कि ये व्यक्ति काफी पॉइजन वाला है। लू येंगाओ उस शार्क के मुंह से निकलने के बाद काफी खुश था। तुमने मुझे निगलने की कोशिश की, मुझ में पॉइजन भरा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बढ़ चुकी है। ओडी को भी एक आइडिया समझ में आ गया। लू येंगाओ, तुम अपना ब्लड हम सभी में भी लगा दो ताकि ये बड़ी शार्क हम लोगों को निगल ना सके। लू येंगाओ भी कह रहा था, ठीक है मैं समझ गया। लू येंगाओ उन सभी के पास चले जाते हैं और अपना कलाई काटते हुए उन सभी के ऊपर अपना पॉइजन वाला ब्लड लगा दिया। ये देखते हुए कैन्यूट कह रहा था, क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें खा नहीं सकता। कैन्यूट का कहना ये था कि मैं अपने बड़े शरीर का फायदा उठाकर तुम सभी को कुचल दूंगा। मुझे बस तुम सभी को मारना है, खाने की कोई जरूरत नहीं है। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें।